तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज के दूसरे वीडियो में। आज हम जैसा बात करने वाले थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो टोटली यूनिट 1 पे होने वाला है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। अब उसमें हम देखते हैं कि हमें अरस्तु के 3 सिद्धांत पढ़ने हैं, अनुकरण का, विरेचन का और त्रासदी का। और लोंजाइनस का एक सिद्धांत पढ़ना है जो कि उद्दाक्त का सिद्धांत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी पहले ही बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। और एक डिस्क्लेमर, अभी आप नोटबुक, पेन या पेंसिल लेकर बैठ जाइए। नहीं लिया, जाओ पॉज करो, लेकर आओ, तब मजा आएगा। जाओ यार, लेकर आओ। ओके, तो अब शुरू करते हैं। अब इसमें हमारा पहला जो है अरस्तु का सिद्धांत। ठीक, तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, इससे पहले हम अरस्तु के थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटो ने है इस पर पहले ही थोड़ा सा विमर्श किया था, लेकिन अरस्तु ने इसको पूर्ण रूप से विस्तृत किया। अब विस्तृत करने से तात्पर्य यह है कि अरस्तु ने बताया कि काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले उन्होंने विचार को जरूरी माना। अभी मैं आपको जो बुक का रेफरेंस दे रहा हूं वो है हमारा दृष्टि का, साहित्य का, नेटजेरेफ का है। आप ले सकते हैं, बहुत ही डिटेल में एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं और सबका उदाहरण दिया गया है। तो हम इसका रेफरेंस लेंगे, बहुत अच्छी किताब है और इसमें बहुत ही संक्षिप्त में और परीक्षा उपयोगी पॉइंटर्स मिल जाते हैं। तो मैं वो पॉइंटर्स आपको नोट कराऊंगा, तो जब बोलूंगा नोट करने को आप नोट करते रहना बीच बीच में। तो पहला पॉइंटर्स आप ये नोट कर लो कि अरस्तु ने काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले विचार को जरूरी माना। विचार, इसको इन्वर्टेड कमा में कर लेना, ठीक है। विचार को जरूरी माना। अब विचार से उनका क्या तात्पर्य है? कल्पना, सोचने की क्षमता। यदि हम कल्पना करेंगे तभी तो हम किसी काव्य की रचना कर पाएंगे। सभी काव्य की रचना जो होती है वो कल्पना पर ही आधारित होती है, यानी विचार को सबसे आवश्यक माना। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए उसमें से पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण के सिद्धांत उन्होंने कहा है कि इसके पॉइंटर्स को आप स्टार्टिंग से लिखिएगा, भूमिका जब बनाइएगा एग्जाम्स में, मैं टोटली एग्जाम्स के ऊपर ही जा रहा हूं, तो लिख लीजिए आप कि प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया है। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से ना देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यानी काव्य को, जैसा कि हम अरस्तु को मानते हैं कि वो राजनीति के दर्शन शास्त्री थे या फिर उन्होंने नीति शास्त्र में दर्शन के कुछ प्रयोग दिखाए हैं, तो उसमें वो ना जाकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यानी काव्य अरस्तु के अनुसार सौंदर्य शास्त्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यही वजह है कि अरस्तु का जो थोड़ा मत है अनुकरण के सिद्धांत में। अब अनुकरण क्या है? अनुकरण है पद चिन्हों पर चलना। यानी मैं अगर ऐसे खा रहा हूं तो आप भी मुझे देखकर ऐसे खा रहे हैं, यानी आप मेरा अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, मिमिक्री। ओके, तो अनुकरण के सिद्धांत में इसलिए प्लेटो के मत से हटकर, क्योंकि प्लेटो का जो मत था वो राजनीति और नीति शास्त्र के ऊपर था। अब प्लेटो के ऊपर हम इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लेटो के जो नियम थे वो हमारे जो पाठ्यक्रम है उससे संदर्भित नहीं है, हमें अरस्तु के बारे में जानना है। तो प्लेटो का थोड़ा सा विवरण आप अगर दे दें तो परीक्षा को लगेगा, जो आपका परीक्षक है उसको लगेगा कि हाँ आपने इसके पीछे की भूमिका को भी पढ़ा है। तो इसलिए आप ये लिख दीजिएगा, प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया। ये एक काफी शब्द है और एक प्रभावी शब्द है, पूरा वाक्य बहुत ही प्रभावी वाक्य साबित होगा। तो अब देखिए, अरस्तु जो प्रस्तुत अनुकरण सिद्धांत दिए उन्होंने उसमें 3 प्रकार दिए, मतलब 3 प्रकार से अनुकरण किया जा सकता है। पहला, जैसी वे थी या हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसको लिख लीजिए। पहला, जैसी वे थी या हैं। अब इसमें क्या है कि जो वस्तु हमने देखी थी, कि जैसे सलमान खान जो है वो ऐसे चलता है या ऐसे करता रहता है ना, तो वो जैसा वो करता था या अभी भी करता है, यानी अगर हम उसका अनुकरण करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखकर करेंगे। ठीक है। दूसरा जो था, जैसी वे कही या समझी जाती थी। अब कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि वो श्याम वर्ण के थे, यानी श्याम वर्ण के थे, तो हमें ये भी तो हमने सुना है कि हाँ उनके बारे में ये चीजें कही जाती हैं और कृष्ण जी को श्याम वर्ण का समझा जाता है। तो जब कृष्ण लीला होती है तो उसमें कृष्ण जी को श्याम वर्ण का दर्शाया जाता है, उनका अनुकरण किया जाता है कृष्ण जी का। ठीक है। और तीसरा, जैसी वे होनी चाहिए। यानी अब राम जी की जब बात की जाती है तो दिखाया जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी उनके विचार और उनका जो व्यवहार है वो एक मर्यादित मनुष्य की जो है उनको दर्शाती है, उनकी छवि दर्शाती है। यानी राम जी में मर्यादा दिखनी चाहिए, मर्यादा झलकनी चाहिए। तो जैसी वे होनी चाहिए यानी आदर्श,
है ना, आदर्श समझ रहे हैं ना, जैसे मेरा आइडल पर्सन कोई है वो होना चाहिए, अब उसके अनुसार मैं अनुकरण कर रहा हूं। मैं इस कलयुग में राम बनना चाह रहा हूं, यानी क्या, मैं एक मर्यादित मनुष्य बनना चाह रहा हूं, मैं एक मर्यादित पुरुष बनना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप जैसी वे होनी चाहिए को माना गया है। यानी आदर्शात्मक जो रूप है वो जैसी वे होनी चाहिए, यानी तीसरे को माना गया है। ठीक है, तो अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत यही है। अब उनमें उनके विचार जो हैं उनको आप कोट कर दीजिएगा। तो कोट करने के लिए आप क्या लिखिएगा कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह ही कवि अनुकरता है। यानी जैसे चित्रकार पहाड़ को देखता है और अपनी कला में उतारता है, वैसे ही कवि भी अनुकरता है। कलाकार क्या करता है, अपने मूल रूप को देखता है, उनका स्मरण करता है और फिर उसी प्रकार मिमिक्री करता है, उन्हीं की तरह स्वांग रचता है। तो कलाकार और चित्रकार की भांति इन्होंने कवियों की तुलना की और कहा इन दोनों में अनुकरण के संबंध में बहुत सी समानताएं हैं। तो ये कोटेशन आप ऐड कर लीजिएगा कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह ही कवि अनुकरता है। ये अरस्तु का वक्तव्य है। ठीक है, दूसरा वक्तव्य भी लिख लीजिएगा, काव्य प्रकृति की अनुकृति है किंतु एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यानी काव्य जो है वो प्रकृति की अनुकृति है, यानी जो प्रकृति में व्याप्त सभी चीजें हैं बस उसी की अनुकरण है, लेकिन वे हूबहू वैसी ना होकर बस उसको नकल भी ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यानी नकल किस चीज को कहेंगे, हूबहू। तो हूबहू तो कोई चीजें नहीं हो पाती हैं। यदि हम वृक्ष की वर्णन कर रहे हैं काव्य में तो हूबहू वृक्ष की भांति तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसकी पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, हम पुनः उसको दर्शा सकते हैं, लोगों के मन में उस वैसा विचार और उनके मन में ऐसा छवि प्रकट कर सकते हैं कि हाँ एक वृक्ष एक पेड़ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दो कोटेशंस हैं अनुकरण के संबंध में। अब दूसरा हम पढ़ते हैं त्रासदी, तीसरा हम विरेचन पढ़ेंगे। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि त्रासदी से संबंधित है विरेचन। तो अगर हम पहले त्रासदी को पढ़ लेंगे तो विरेचन को समझने में आसानी होगी। तो त्रासदी के संबंध में क्या कहते हैं, पहले इसकी भूमिका देखते हैं कि त्रासदी आया कहां से और इसका विकास कहां हुआ, उद्भव कहां हुआ। तो ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी यानी दुखांत, ट्रेजेडी। ठीक है, अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी अंग्रेजी में जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, हिंदी में हमने उसे त्रासदी कहा, उसी का रूपांतरण है। ठीक है, तो त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। यानी जो त्रासदी है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम विवेचन जो हुआ वो यूनान में हुआ। ठीक, त्रासदी के आरंभ में मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसिस के सम्मान में होने वाले समारोह में मनाया गया। यूनान में एक देवता थे जिन्हें दियोनिसिस कहा गया, उनके सम्मान में मदिरा एवं उल्लास के वो देवता थे, उनके सम्मान में त्रासदी का आयोजन किया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ नाटकों का रामलीला या फिर कृष्ण लीला इन सब का आयोजन होता है, तो वहां के देवता के लिए वो जो देवता थे वो मदिरा एवं उल्लास के देवता थे। ठीक है ना, तो अब इसमें देखते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं सदी के आते आते यूनान में त्रासदी का एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीत काव्य विद्याएं भी प्रचलित थी। यानी ये 5वीं सदी की बात है जब त्रासदी यूनान में उभर रहा था, यह आप लिख दीजिएगा। उसके बाद त्रासदी की मुख्य विशेषताएं आप लिखिएगा। ये भूमिका हो गया, अब आपको विशेषताओं पर आना है कि त्रासदी की विशेषताएं क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये त्रासदी है। तो त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत से बनती है। कार्य व्यापार में देखें तो गंभीर होता है, यह पूर्ण होता है एवं विस्तृत होता है, संक्षिप्त नहीं होता है, और अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन द्वारा नहीं। यानी इसका कोई एक, जैसे हमने देखा होगा कि एक व्यक्ति आता है जो इसके बारे में वर्णित करता है और लोगों को उस बारे में बताता है, तो उस प्रकार इसका मंचन नहीं होता है, यह अभिनय द्वारा होता है। करुणा होता है और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। विरेचन का अर्थ हमेशा देखिएगा आत्मशुद्धि से है। ठीक है, जब विरेचन कहीं भी आए यदि विरेचन, तो वो आत्मशुद्धि का शब्द है। ठीक है, विरेचन से मतलब समझिएगा आत्मशुद्धि है, यानी करुणा और भय को उद्बुद्ध कर, यानी अंदर करुणा और भय को जागृत कर उसका विरेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। अब त्रासदी के जो तत्व हैं वो 6 होते हैं, लिख लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन अभी आप लिख दीजिए, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं लिखते जाइए आप। पहला है कथानक है, ठीक है, दूसरा चरित्र है, तीसरा विचार है, चौथा पद विन्यास या भाषा है, 5वां गीत है, 6ठा दृश्य है।
सबसे पहले कथानक पर आते हैं। कथानक थोड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है कि त्रासदी में कथानक को परिभाषित कीजिए, त्रासदी को परिभाषित करते हुए कथानक का वर्णन कीजिए, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। और ये आएगा पहला यूनिट से पहला प्रश्न या तो त्रासदी के ऊपर आएगा या फिर अनुकरण अथवा में, ये दोनों आएगा। और टिप्पणी के रूप में विरेचन आ सकता है, क्योंकि विरेचन थोड़ा छोटा है, त्रासदी बड़ा है, तो 18 नंबर वाले में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं पहले यूनिट से। पहले यूनिट से या तो आएगा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा में आएगा त्रासदी को व्याख्यात कीजिए, या त्रासदी के साथ साथ कथानक को भी आएगा। तो कथानक के संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के अनुपातिक समायोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। कथानक का अर्थ है त्रासदी का विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया, और कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे: गंभीर होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। यह टेक्स्ट था, आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा स्लो करके, मैंने जो भी चीजें कही, या फिर आप नोट्स में से देख के लिख लीजिएगा। अब इसके व्याख्या पर आते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया था कि कथानक को सबसे ज्यादा महत्व दिया। कथानक यानी क्या होता है, जैसे उपन्यास में आपने देखा होगा कि एक विषय वस्तु होता है, प्लॉट होता है, वही कथानक सेम त्रासदी में भी है कि हाँ इसका विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर होने वाला है, यह महत्वपूर्ण है। और जो कथानक यानी क्या, पूरा स्टोरी, स्क्रिप्ट समझ रहे हैं ना, कथानक को उसी संदर्भ में लीजिए आप कि हाँ गंभीर होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए एवं पूर्ण होना चाहिए। दूसरे तत्वों पर आते हैं, वो है चरित्र। चरित्र जो होता है, त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक होता है, यही अंतर है नाटक और त्रासदी में। अब यहां देखिए, त्रासदी में ये होगा कि जो चरित्र होगा नायक, और नायक का ही पतन होगा। नायक यानी अंत में मर जाएगा, नायक असफल हो जाएगा, यानी नायक के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा टूटा हुआ मनुष्य बन के रह जाएगा। तो उसमें अपने दुख को दिखाता है, यानी नायक जो होता है वो जो उनके दियोनिसिस देवता हैं उनके सामने जब जाता था तो अपने आप को दुखी दिखाता था, अपने दुखों को उजागर करता था और कहता था कि हे देवता, हम इस प्रकार दुखी हैं, हमारे दुखों का निवारण कीजिए। आप मदिरा एवं उल्लास के देवता हैं, तो हमारे जीवन में उल्लास लाइए, हमारे जीवन में बहुत दुख है। ठीक है, तो चरित्र इस प्रकार होता था। विचार होता था कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है, वाणी जन्य सारे प्रभाव विचार में ही सम्मिलित होते हैं। विचार का तो अलग ही महत्व है, बिना विचार के ना कल्पना हो सकती है और बिना कल्पना के कथानक का निर्माण नहीं हो सकता है। तो विचार आवश्यक है, और विचार से ही कथानक का निर्माण होता है। एक अच्छे विचार से एक अच्छे कथानक का निर्माण होगा। ठीक, उसके बाद पद विन्यास या भाषा पर आते हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए, यानी घटना अलग होना चाहिए, विन्यास अलग होना चाहिए, फिर भी उन दोनों को कंपोज करना चाहिए, संप्रेषित होने चाहिए। यानी अब जो घटना घट रही है वो किसी को वर्णन की आवश्यकता ना पड़े, वो अभिनय के साथ ही साथ वो रस निष्पत्ति कर सके, वो अपनी बातों को दर्शकों तक पहुंचा सके अभिनय के माध्यम से ही, उसके लिए कोई अन्य वर्णन की आवश्यकता ना पड़े। अब गीत, इसमें गीत भी होता था, गीत के माध्यम से अपने दुखों को व्यक्त करता था। जैसे आज भी हम लोग देख देते हैं कि टूटा टूटा एक सितारा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, तो इसमें क्या है, दुख है, वो दुख को दर्शा रहा है। तो जितने सैड सॉन्ग हैं इनको आप त्रासदी के कैटेगरी में डाल दीजिए कि अपने दुखों के माध्यम से वो दर्शाते हैं हम दुखी हैं, हमको खुश कीजिए हे भगवान, हमारे जीवन में उल्लास लाइए। तो ये बहुत सा आसान सा टर्म था। और लास्ट है जो दृश्य में हम देखते हैं वहीं जो कथानक का मंचन होता है वो दृश्य होता है। ठीक है, तो दृश्य में भी दुख को दिखाया जाता है, इसलिए कार्यकारी तत्व माना है इसे, यानी कथानक को मुख्य माना है और दृश्य को कार्यकारिणी माना है। ठीक है, तो अरस्तु द्वारा कथानक के 3 प्रकार है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने कथानक को, तो कथानक का 3 प्रकार आता है, ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुश्रुतिक। ऐतिहासिक यानी मैं बोल सकता हूं कि कथानक जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर यदि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं तो वो ऐतिहासिक हो गया। ठीक है, काल्पनिक यानी मैं बना रहा हूं कि एक परी थी, वो मुझे आके अपना मणि दे के चली गई, जबकि परी मणि नहीं दे सकती है, वो कोई नागिन ही देगी, लेकिन मैंने बोला कि परी आई और मणि देकर चली गई, ये काल्पनिक है। यानी ये पूर्ण रूप से मेरे कल्पना पर, मेरे विचार पर निर्भर करता है, इसका वास्तविकता और यथार्थ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये यथार्थ भी हो सकता है, ये ऐसे भावों के लिए और सिर्फ मनोरंजन परक भी हो सकता है, चमत्कारी भी हो सकता है। ठीक है, और आनुश्रुतिक यानी मैंने दादी ने कहानी सुनाया कि एक बब्बर शेर था, वो आता था और गांव के सभी बच्चों को जो दूध नहीं पीते थे उनको उठाकर लेकर चला जाता था। तो ये लोक प्रचलित कहानियां हैं, आनुश्रुतिक इसी कैटेगरी में आएगा। यानी दादी ने मुझे सुनाया, मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा, मेरे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे, और ये ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा। या मैंने अपने दोस्तों को सुनाया, मेरे दोस्तों ने किसी और दोस्तों को सुनाया, तो वो आनुश्रुतिक की श्रेणी में आएगा। यानी हमने किसी और से सुना और किसी और को सुनाया।
तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कथानक के 3 पॉइंट हैं, ऐतिहासिक, काल्पनिक और अनुश्रुतिक। त्रासदी के 6 तत्व हैं, कथानक, चरित्र, विचार, पद विन्यास या भाषा, गीत और दृश्य। 6 तत्व और कथानक के 3 प्रकार। ठीक है, ये क्लियर हो गया, त्रासदी क्लियर हो गया। अब आते हैं कि त्रासदी के संबंध में जो अरस्तु के कुछ वक्तव्य हैं, क्योंकि हमें वक्तव्य कोटेशंस को ऐड करना एग्जाम्स में बहुत जरूरी होता है। ये हमारे तकरीबन 4 से 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो अरस्तु कहते हैं त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीकों से अलंकृत किया जाता है तथा जिसके पृथक पृथक हिस्सों में उस निश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णनात्मक ना होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकार का विरेचन किया जाता है। यानी जो बातें मैंने आपको बहुत ही अव्यवहारिक भाषा में समझाई, उनको इन्होंने व्यवहारिक भाषा में सुशोभित कर दिया है और बताया है कि दुखों के माध्यम से विरेचन यानी आत्मशुद्धि की जाती है और अपने दुखों का निवारण किया जाता है। ठीक है, तो त्रासदी ये था, अनुकरण और त्रासदी क्लियर हो गया। अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, विरेचन पर। ये बहुत शॉर्ट में एंड मैं सीधे आंसर लिखने के लिए बता रहा हूं। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं जो बता रहा हूं वो यदि आप लिख लेते हैं तो 18 में से 15 नंबर आपके फिक्स है। 3 नंबर जो होंगे वो आपकी लेखन शैली पर निर्भर करते हैं कि आपने भूमिका किस प्रकार बनाया, मध्य भाग किस प्रकार लिखा, निष्कर्ष किस प्रकार लिखा, वक्तव्य को उसमें शामिल किया या नहीं किया, और वक्तव्यों से अपने जो तर्क हैं उनको किन प्रकार आप संलग्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पर निर्भर करता है, बाकी के 3 नंबर। ठीक, बाकी कंटेंट के लिए ये बहुत काफी है। अब विरेचन का सिद्धांत के ऊपर हम आते हैं। तो साहित्य में सर्वप्रथम जो विरेचन शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है, यानी उनसे पूर्व विरेचन शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया। त्रासदी तो खैर एक ऐतिहासिक नाटक था जो चलता आ रहा था, नाटक का स्वरूप था जो चलता आ रहा था यूनान में, और अनुकरण का प्लेटो ने नाम दिया था, इसको विस्तृत किया अरस्तु ने। लेकिन अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत स्वनिर्मित दिया, यानी इन्होंने खुद निर्माण किया और इस शब्द को अरस्तु ने दिया। विरेचन यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इसका संबंध अरस्तु ने ट्रेजेडी से माना, यानी ट्रेजेडी जो है यानी त्रासदी, जिसका इंग्लिश रूप है ट्रेजेडी, इसका संबंध सीधे सीधे विरेचन से है, ये अरस्तु कहते हैं। और कैथारसिस के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैथारसिस एक शल्य चिकित्सा प्रणाली है जो कि यूनान में है, और कैथारसिस से इन्होंने विरेचन को संबंधित किया है कि जिस प्रकार शल्य चिकित्सा में दुख होता है और उस दुख के प्रकार हल्के दुख से बड़े दुख का निवारण हो जाता है, वैसे ही विरेचन में भी छोटे मोटे दुखों को सुनकर, छोटे मोटे दुखों को अनुभव कर कर अपने अंदर का आत्मशुद्धि और बड़े दुखों का निवारण होता है। ठीक है, तो अब काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ 2 प्रकार से आता है, मानसिक या भावात्मक, और दूसरा कलात्मक। एक प्रकार है मानसिक या भावात्मक, दूसरा प्रकार है कलात्मक। अब अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक एवं अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी यदि मुझे दुख लगा है कि हाँ मेरी माँ ने आज मुझे डांटा, तो मैं माँ से जाकर पूछूंगा कि तुमने क्यों डांटा, फिर वो समझाएंगी और उसके बाद वो मुझे प्यार करेंगी तो दुख का निवारण हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ना पूछूं उनसे, वो डांटी और वो चुप हो गया और मैं वो गलती पूरा बार बार करूं, तो वो दुख बढ़ता जाएगा। इसको आप ओवर थिंकिंग के भी उसमें ले सकते हैं कि कैसे एक प्रकार जो डाउट होता है अगर हम सामने वाले से क्लियर कर लेते हैं तो वो दुख का अंत वहीं हो जाता है। लेकिन यदि हम सामने वाले से पूछे नहीं और उसके बारे में स्वचिंतन करते रहें तो वो अहितकारी है, हानिकारक है हमारे लिए, और हम उस पीड़ा में डूबते चले जाएंगे। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है, यानी करुणा जो है और भय दोनों एक साथ ही, एक ही प्रारूप है। करुणा जो होता है उसमें क्या होता है, वो अपनत्व के साथ होता है, और भय जो होता है वो शत्रुता का भाव पैदा करता है। यानी भय हमें किससे होगा, अपने शत्रु से होगा, यानी और करुणा किससे होगी, हमें अपने लोगों से होगी। यानी भय और करुणा दोनों एक ही चीज है, बस उसमें अपनेपन का अंतर है। यानी जिसमें अपनापन आ गया वो करुणा हो गया, और जिसमें द्वेष आ गया वो भय हो गया। तो विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है, यानी परिष्कार यानी शुद्धिकरण भी करता है। दुखांतक देखने यानी ट्रेजेडी, त्रासदी देखने के बाद व्यक्ति को उसके कलेशकर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक ही क्यों ना हो। यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे दुख है, ठीक, लेकिन मैं एक नायक को देखता हूं जो जिससे मैं अपने आप को जोड़ पाता हूं, मेरे ही दुखों के समान उसका भी दुख है और वो भी दुखित है, मैं उसके दुख को देखता हूं और बाद में मैं
उसके दुख को देखकर थोड़ी देर बाद सोचता हूं कि हाँ, यदि यह उससे लड़कर जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूं। तो अल्पकालिक सुखी क्यों ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस जो अपने अंदर का दुख है उससे निवारण मिला, अल्पकाल के लिए ही मिला, लेकिन मिला। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जा सकती है। अब अभिव्यक्तिवाद को आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको पूर्ण रूप से उन्हें बताएं कि अभिव्यक्तिवाद क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आते हैं लोंजाइनस, यानी हमारे अरस्तु जो है वो समाप्त हो गए। अरस्तु के अनुकरण, त्रासदी और विरेचन तीनों सिद्धांत के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम आते हैं सीधे तौर पर उद्दाक्त के सिद्धांत पर कि उद्दाक्त का सिद्धांत है क्या। उद्दाक्त का विवेचन सर्वप्रथम केकिलिउस ने किया, ठीक है। लोंजाइनस से पूर्व केकिलिउस ने किया। औचित्यवाद का अर्थ अच्छा ग्रहण करना या खराब को त्याग देना है। लोंजाइनस की उद्दाक्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लोंजाइनस जो है प्रतिभा को उद्दाक्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, यानी उद्दाक्त क्या है, वो प्रतिभा से उत्पन्न होता है। यदि मेरे अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर टैलेंट है, तो मैं उद्दाक्त उत्पन्न कर सकता हूं। उद्दाक्तता की परिधि में मनुष्य को स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत अलग टर्म्स है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूं कि जो लोंजाइनस है प्राचीन ग्रीक साहित्यिक आलोचक थे। उन्होंने अपनी कृति ऑन द सबलाइम में उद्दाक्त के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ठीक है। यह सिद्धांत साहित्य में गहराई, उत्कृष्टता और भावनात्मक ऊंचाई का विश्लेषण करता है। लोंजाइनस के अनुसार उद्दाक्त वह शक्ति है जो पाठकों या श्रोताओं के मन में विस्मय, आनंद और सम्मान उत्पन्न करती है, यानी भाव उत्पन्न करती है। तो उद्दाक्त वही चीज है जिसकी वजह से हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है। मैं खुश हो रहा हूं वो भी उद्दाक्त की वजह से, मैं दुखी हो रहा हूं वो भी उद्दाक्त की वजह से, मैं विस्मय हूं, मैं हैरान हूं, लोगों से परेशान हूं, वो भी उद्दाक्त की वजह से। ये लोंजाइनस कहते हैं। तो अब उद्दाक्त के प्रमुख तत्वों पर बात करते हैं कि उद्दाक्त के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो 5 तत्व उन्होंने माने हैं लोंजाइनस ने। पहला, विचार की महानता। लेखक के विचारों में गहराई और व्यापकता होनी चाहिए। भावनाओं की प्रबलता होनी चाहिए। सृजन में गहन और वास्तविक भावनाएं होना बहुत आवश्यक है। जैसे सृजन में भावनाएं जिस प्रकार उमड़ेगी, उद्दाक्तता उस प्रकार ऊपर बढ़ेगी। सटीक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं तो वो सटीकता से कर रहा हूं। भाषा शैली स्पष्ट, सशक्त और सटीक होनी चाहिए। कल्पना की शक्ति जो होनी चाहिए वो पाठक को प्रभावित करने में सहायक और पूर्ण रूप से सक्षम होनी चाहिए। शब्दों का प्रभाव जो होगा वो शब्द चयन ऐसा हो जो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, यानी ऐसा शब्द बिल्कुल हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो प्रभावकारी ना हो। विशेषताएं क्या होती हैं? उद्दाक्त साहित्य का उद्देश्य पाठकों में भावनात्मक और मानसिक ऊंचाई उत्पन्न करना है। यह न केवल भाषा शैली पर ध्यान देता है बल्कि लेखक की आत्मा और संवेदनशीलता पर भी जोर देता है। उद्दाक्तता साहित्य में सरलता और स्वाभाविकता का समर्थन करती है। अब इसका महत्व क्या है? तो लोंजाइनस का सिद्धांत साहित्यिक आलोचना में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह न केवल प्राचीन साहित्य के लिए उपयोगी है बल्कि आधुनिक साहित्य में भी प्रेरणा प्रदान करता है। लोंजाइनस का जो उद्दाक्त सिद्धांत है साहित्यिक सौंदर्य का मापदंड है और इसे सार्वभौमिक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर लिखने के लिए ये बहुत पॉइंटर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे पूरा आंसर आप कर सकते हैं। यानी हमारा जो सारा चीज है वो कंप्लीट हो गया। अब लोंजाइनस के प्रति कुछ विद्वानों के मत भी हैं और उद्दाक्त के कुछ विरोधी तत्व भी हैं। ठीक है, जैसे उद्दाक्त के सहायक तत्व 5 है तो उद्दाक्त के विरोधी तत्व 3 है। शब्द आडंबर नहीं होना चाहिए। शब्द आडंबर से क्या मतलब कि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े चीजों से तुलनाएं नहीं की जानी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से प्राकृत होनी चाहिए, जैसी जो चीजें हैं उसको वैसे ही दर्शाएं, उसमें ज्यादा शब्द आडंबर का प्रयोग ना करें। बलिसता होनी चाहिए, यानी बचकानापन नहीं होनी चाहिए, यानी जो बचकानापन है वो उद्दाक्तता को कमजोर कर देता है। ठीक है, तीसरा है भावाडंबर, यानी अत्याधिक भाव और अत्याधिक क्रोध, अत्याधिक प्रेम, इन सब का भी प्रयोग रचना में नहीं होना चाहिए। ये भी उद्दाक्तता को समाप्त करते हैं। यानी ये 3 जो तत्व हैं वो उद्दाक्त के विरोधी तत्व हैं। अब लोंजाइनस के प्रति विद्वानों के मत हैं। 3 विद्वानों का मैं नाम लूंगा, तीनों के आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, पॉज कर करके लिख लीजिएगा, प्रीवियस थोड़ा करके, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा कि सेंट्सबरी कहते हैं, वह यह सेंट्सबरी का स्टेटमेंट लोंजाइनस के प्रति, ठीक है, वह यह मानते हैं कि लोंजाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप भी उपस्थित है। डेविड डेचेज उद्दाक्त को प्रथम भावनात्मक साहित्य सिद्धांत मानते हैं। स्कॉट जेम्स
या लोंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। एक और लिख लीजिए, एलन स्टेट का, या लोंजाइनस की अपूर्णता को स्वीकारते हुए भी इन्हें साहित्य का प्रथम आलोचक मानते हैं। यानी इन्हें लोंजाइनस की मानते हैं कि ये अपूर्ण है, लेकिन फिर भी इन्हें साहित्य का प्रथम आलोचक मानते हैं। अब उदात्तता के ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, थोड़ा स्रोत भी पढ़ लें यदि, तो स्रोत है महान विचारों की धारण करने की शक्ति होनी चाहिए, भावों में प्रबलता होनी चाहिए और अलंकारों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति होनी चाहिए और गरिमामयी और भव्य रचना का विधान होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे पूर्ण रूप से उदात्तता के महत्व को भी वर्णन किया, उसके तत्व का भी वर्णन किया, विशेषताओं का भी वर्णन किया, स्रोत का भी वर्णन किया और उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं और लोंजाइनस के प्रति विद्वानों का क्या क्या मत है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। और हमने आज ये भी पढ़ा कि अरस्तु का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार सहायक है काव्य रचना में, अनुकरण सिद्धांत किस प्रकार होने चाहिए, जो 3 प्रकार बताए हमने। और फिर हमने आज पढ़ा त्रासदी को, जिसमें त्रासदी के हमने तत्वों के बारे में पढ़ा और फिर विरेचन के बारे में पढ़ा। यानी हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इन सभी पॉइंटर के साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट है। 1 शॉर्ट वीडियो के लिए ये बहुत काफी है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आप अपना नोट्स बनाइए विस्तृत रूप में और जरूर सहायक होगा। बाकी अब आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम। कल के वीडियो में हम इकाई 2 को पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। अब अंतिम में एक बार और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, रोज नोटिफिकेशन आते रहेंगे तथा आपको ये पूरी सीरीज प्राप्त हो सके। और इस पूरी सीरीज को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन दोस्तों को भी जिन्हें इनकी जरूरत है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। वाह।